हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेड एक्सेल। तो हम आज पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर थर्ड। ठीक है। लेक्चर नंबर थर्ड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि लेक्चर वन और टू में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो लेक्चर वन में हमने डिस्कस किया था कि डेल्टन थ्योरी क्या होती है, थॉमसन थ्योरी, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। देन उसके बाद हमने कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करी थी, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स। ठीक है, एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए उसके बाद हमने एक एवरेज एटॉमिक वेट निकालना सीखा था। ठीक है। फिर उसके बाद लेक्चर नंबर सेकंड में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसकी कुछ टर्म्स देखना सीखी थी, जैसे वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेव नंबर क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने सीखी थी। करेक्ट। और अब और हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी सीखा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो ये कुछ टॉपिक्स जो थे वो लेक्चर नंबर सेकंड में हमने कवर किए थे। ठीक है, तो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहो तो देख सकते हो। लेक्चर नंबर थर्ड देखने से पहले वो लेक्चर आना जरूरी है। ठीक है, तो अब लेक्चर नंबर थर्ड स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है बोर्स एटॉमिक मॉडल, रेडियस ऑफ एटम। ये बोर्स एटॉमिक मॉडल में ही हम पढ़ने वाले हैं रेडियस ऑफ एटम क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है इलेक्ट्रॉन की, और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की हम बातें करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ हमारे टॉपिक्स रहेंगे आज के। बोर एटॉमिक स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा बहुत आपको आइडिया देता हूँ कि कहानी शुरुआत कैसे हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले साइंटिस्ट जो आया था वो डेल्टन था। ठीक है, डेल्टन साइंटिस्ट आया था। डेल्टन के बाद कौन आया? डेल्टन के बाद आया थॉमसन। ठीक है, थॉमसन। थॉमसन के बाद कौन आया? रदरफोर्ड। ठीक है, भाई डेल्टन जो है वो स्ट्रक्चर्स वगैरह नहीं बता पाया था अपनी थ्योरी में कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है, न्यूट्रल क्यों है, तो वो थॉमसन ने बताया। फिर रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया जो थॉमसन प्रूव नहीं कर पा रहा था, तो थॉमसन की थ्योरी वैसे ही रिजेक्ट हो गई। फिर रदरफोर्ड का ड्रॉबैक जो है हमने सेकंड लेक्चर में बात करी थी कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस तो उसको इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एनर्जी कंटिन्यूअसली लूज करता जाएगा, और लूज करता जाएगा तो एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता 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 और न्यूक्लियस के अंदर एम्बेडेड हो जाएगा या घुस जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? तो ये रदरफोर्ड का ड्रॉबैक था। तो इसी ड्रॉबैक को क्लियर जो किया वो अगले साइंटिस्ट बोर ने किया। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं बोर थ्योरी। देखो, बोर ने अपनी थ्योरी देने से पहले कहा कि मैं अपने कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूं, आपको पहले वो पॉइंट्स मानने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि बोर की जो थ्योरी थी वो क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड थी। ठीक है, बेस्ड ऑन, आप चाहो तो ऐसे पॉइंट बना के लिख सकते हो, बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी। ठीक है, क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड थी। फिर उसके बाद इसने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए। ठीक है, तो बोर के पॉस्टुलेट्स, बोर पॉस्टुलेट्स। अब वो पॉस्टुलेट्स क्या थे वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर मैं पहले पॉस्टुलेट की बात करूं तो पहला पॉस्टुलेट क्या कहता है? बोर का पहला पॉस्टुलेट कहता है कि एटम एक स्फेरिकल शेप का है जिसमें सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, इन सेंटर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, इन सेंटर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट which contain प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये बात तो रदरफोर्ड भी बात बता चुका था, तो ठीक है बता चुका है, लेकिन मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मानते हुए चलने हैं, वो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ। दूसरा पॉइंट उसने क्या कहा? दूसरा पॉइंट उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। किसमें रिवॉल्व कर रहा है? सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। इतनी सी बात क्लियर है? ठीक है, फिर जिस सर्कुलर पाथ में वो रिवॉल्व कर रहा है
देखो ये वाला जो पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम पिंक कलर से लिख रहे हैं। तो देखो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जिस सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो जो उसका एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सर्कुलर पाथ इज, देखो फिजिक्स थोड़ी बहुत आती होगी, ठीक है, और नहीं आती तो पढ़ो, सिलेक्शन उसी से होगा, ठीक है, सिलेक्शन आपके तीनों सब्जेक्ट पढ़ने से होगा, तो पढ़ो। तो देखो अगर मैं एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। तो जो भी सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके बराबर होगा, एन एच बाय टू पाई के बराबर, ठीक है, किसके बराबर होगा, एन एच बाय टू पाई के बराबर, ठीक है। ये चले नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अच्छा ये n क्या है, h क्या है, 2 पाई क्या है, तो 2 पाई को तो जानते ही हो, h जो है वो अपना प्लैंक कांस्टेंट है, जो इससे पहले वाले लेक्चर में हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ के आ चुके हैं। और n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, लेकिन कैन नॉट बी मतलब फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, जैसे n की वैल्यू कैन नॉट बी फ्रैक्शनल 1.5 या 2.5 या 3.5, ये नहीं हो सकती। अरे ये बात समझ में क्लियर है, तो ये एंगुलर मोमेंटम की बात हो गई। अगला पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे नोट्स के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, ठीक है, पॉइंट्स अच्छे से लिखे हुए आपको मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि बोर्ड्स के पोस्टुलेट एक्चुअली में आखिर थे क्या, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो जिस सर्कुलर पाथ में ये घूम रहे हैं, ठीक है, जिस सर्कुलर पाथ में इसको घूम रहे हैं, अच्छा उस सर्कुलर पाथ को क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट भी बोलते हैं, सर्कुलर पाथ कोल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है, जिसको आज की तारीख में तुम शेल भी बोलते आ रहे हो, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत आपको चैप्टर का आइडिया हो तो क्वांटम नंबर में आप जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ते हो, शेल, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट, तो जिस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो जो सर्कुलर पाथ है उसकी पर्टिकुलर एनर्जी होती है, कुछ कांस्टेंट एनर्जी होती है, तो द सर्कुलर पाथ, ठीक है, जिसको हम शेल बोल रहे हैं, कंटेन कांस्टेंट एनर्जी, कुछ उसके पास कांस्टेंट अमाउंट की एनर्जी प्रेजेंट होती है, ठीक है, क्या कुछ कांस्टेंट अमाउंट की एनर्जी प्रेजेंट होती है, बात क्लियर है। उसके बाद एक पॉइंट और है, एक पॉइंट ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरी शेल में अगर मूव करना चाहता है, ठीक है भाई, बहुत सारी शेल्स प्रेजेंट है एटम के अंदर, ठीक है, तो अगर वो एक शेल से दूसरी शेल में अगर मूव करना चाहता है, तो उसको या तो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी या एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है कि अगर लोअर शेल से, जैसे मैं यहाँ पे बता दूं, टू ट्रांसफर फ्रॉम वन शेल टू अदर शेल, electron needs to absorb or emit energy, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है या एमिट करनी पड़ती है। जाहिर सी बात है कि लोअर एनर्जी की शेल से अपर एनर्जी की शेल में मूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा साइड में समझा देता हूँ मैं क्या बात बताना चाह रहा हूँ। देखो कि अगर लोअर एनर्जी शेल है, जैसे मान लीजिए ये शेल नंबर 1 है और ये शेल नंबर
2 है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी शेल से अपर एनर्जी शेल में मूव करना चाहता है, यानी कि लोअर एनर्जी शेल से अपर एनर्जी शेल में मूव करना चाहता है, तो इस केस में ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो एनर्जी एमिट करेगा। अगर ऊपर से नीचे आ रहा है, अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो एनर्जी एमिट करेगा, ठीक है, यानी कि एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो पोस्टुलेट बोहर ने कहे थे कि ये पॉइंट्स आपको मानने पड़ेंगे, इनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई वो नहीं है। तो ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल ही चुके थे। तो एक पॉइंट हमें पता नहीं चला था, वो ये पॉइंट था, ये वाला जो स्टार मार्क किया हुआ है, ठीक है। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। बोहर का आगे ड्रॉबैक भी यही पॉइंट बनता है, जिसको नेक्स्ट वाली थ्योरी, इसके बाद वाली थ्योरी जो है वो प्रूव करती है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले, क्योंकि ये लेक्चर काफी बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो एक एक लेक्चर सीक्वेंस में देखना जरूरी है, ठीक है। मैं आपको 50 बार बोल चुका हूँ, हर लेक्चर में मैं कहता हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड नहीं होते। आप ऐसा नहीं है कि इसके फॉर्मूला आपने याद कर लिए तो क्वेश्चंस हो जाएंगे। आपको थ्योरी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको तभी समझ में आएगी, ठीक है। हर वीडियो में ये मेरा स्टेटमेंट होता है। तो थ्योरी को अच्छे से समझो, अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्डअप करो, ठीक है। चले नेक्स्ट, आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर है? तो ये पॉइंट्स अच्छे से आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। ये रहे, देखो पहला पोस्टुलेट क्या कह रहा है। पहला पोस्टुलेट कह रहा है कि atom has a nucleus where all protons and neutrons are present, ठीक है। the size of the nucleus is very small and it's present in the center of the atom। ये सारी बातें अपन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में कर चुके हैं। सेकंड पोस्टुलेट क्या कह रहा है? negatively charged electron revolve around the nucleus in the same way as the planet revolve around the sun। ये बात भी हम कर चुके हैं। the path of electron is circular, ठीक है, ये बात भी हम कर चुके हैं। the attraction force between the nucleus and the electron is equal to the centrifugal force on the electron, that is attraction force towards nucleus equals to centrifugal force away from the nucleus। तो ये पॉइंट आखिर क्या है, ये हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करने वाले हैं अभी, ठीक है। ओवरऑल हमारा डेरिवेशन ही इसी पे बेस्ड रहेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे थोड़ा सा तसल्ली रखो, थोड़ा सा सब्र रखो, मैं समझाऊंगा अभी। नेक्स्ट देखो, ये जो मैंने अभी पॉइंट बताया कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोस ऑर्बिट, ठीक है, ऑर्बिट या शेल, आप शेल भी कह सकते हो, ठीक है, जो सर्कुलर पाथ हमने कहा था, इन विच एंगुलर मोमेंटम, जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ये होगा h/2π का मल्टीपल, यानी कि nh/2π होगा। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4, ठीक है। h यहाँ पे क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू? देखो कांस्टेंट वैल्यू आपको दी हुई होगी, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ठीक है। ये फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम कैन हैव सच वैल्यू। देखो n की वैल्यू जैसे मैंने अभी बताया 1 2 3 हो सकती है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, यहाँ कुछ नहीं दे रखा तो 1, ठीक है। तो 1 2 3 4 पॉसिबल है, लेकिन क्या पॉसिबल नहीं है? फ्रैक्शनल पॉसिबल नहीं है। देखो 1.5, 1.2, 0.5 यानी फ्रैक्शनल वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो ये बात हम अभी कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? चौथा पोस्टुलेट कह रहा है द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व आर नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है, ये पॉइंट भी मैं बता चुका हूँ। फिर बिकॉज इन दिस ऑर्बिट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, ठीक है, इस स्टेशनरी ऑर्बिट की एनर्जी कांस्टेंट रहती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। हर स्टेशनरी ऑर्बिट की कुछ ना कुछ डेफिनेट अमाउंट की एनर्जी होती है, और उस स्टेशनरी ऑर्बिट को हम नंबर से ही डिफाइन करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है आपका, ठीक है, तो मान लीजिए ये आपकी फर्स्ट शेल हो गई, ये सेकंड शेल हो गई, ये थर्ड शेल हो गई, ठीक है। तो ये फर्स्ट शेल है, आप चाहो तो इसको नंबर से डिनोट कर लो, आप चाहो तो इसको नंबर से डिनोट कर लो, ठीक है। ये आगे कंटिन्यू चलती जा रही, 4 5 6 अनलिमिटेड नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट होती है। या आप चाहो तो अल्फाबेट यानी कि के एल एम, ठीक है, आगे एन,
ठीक है, KLMN ऐसे कंटिन्यू चलती जा रही है, ठीक है, ABCD तो आती ही होगी। नेक्स्ट, तो ये पोस्टुलेट्स आपके क्लियर है। फिर उसके बाद एनर्जी ट्रांसमिशन वाला, कि अगर इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में जाना है, एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल की शेल में अगर जाना है, तो इलेक्ट्रॉन या तो एब्जॉर्ब करने पड़ेंगे या एमिट करने पड़ेंगे। देखो ये शेल है, ठीक है, ये आधा सर्कल बना रखा है लेकिन कंप्लीट है, आप ऐसे मान के चलो। तो ये फर्स्ट एनर्जी लेवल हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया। तो अगर ऊपर जा रहा है, ठीक है, हायर एनर्जी में जा रहा है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और अगर लोअर एनर्जी में जा रहा है तो एनर्जी एमिट करेगा। देखो, द एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन कैन ओनली अकर व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन स्टेशनरी स्टेट टू अनदर, यानी एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में जाएगा तो ही एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या एमिशन होगा, ठीक है। एनर्जी किस केस में एब्जॉर्ब होगी? एनर्जी इज एब्जॉर्ब व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम इनर टू आउटर, ठीक है। इनर यानी कि लोअर के लो, जैसे अंदर वाली से बाहर वाली, ठीक है, इनर से आउटर की तरफ। तो एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। एक तरीके से लोअर एनर्जी यानी कि 1 वाली से 2 पे जा रहा है, ठीक है, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल, या फिर आप कह लो इनर एनर्जी से आउटर एनर्जी लेवल। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर आपको इन पॉइंट्स में कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे पोस्टुलेट्स आपको अच्छे से क्लियर हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको एक साथ ही यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको एक साथ अवेलेबल हो गए हैं। यहाँ पे मैं नंबरिंग कर देता हूँ। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया, ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया, ये आपका फोर्थ पॉइंट हो गया, ये आपका फिफ्थ पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होगा आई थिंक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। हाँ, अब बोहर थ्योरी की एप्लीकेशंस की बात करते हैं। एप्लीकेशन मतलब बोहर थ्योरी ने हमें क्या चीज का इंफॉर्मेशन दिया, तो उसमें हम बात करते हैं सबसे पहले रेडियस, ठीक है। रेडियस का मतलब यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक की जो रेडियस है, उसके बारे में बोर ने हमें कुछ एप्लीकेशन दिए थे। लेकिन उस डेरिवेशन से हम पहले कुछ पॉइंट्स बात कर लेते हैं, ठीक है। पॉइंट ये है, एप्लीकेबल ओनली ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक है। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ले लेते हैं, हीलियम प्लस ले लेते हैं, ठीक है, लिथियम +2 ले लेते हैं, ऐसे कंटिन्यू। तो जिन एटम के अंदर या जिन आयंस के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, उन्हीं पर ही ये थ्योरी एप्लीकेबल है। बात समझ में आ रही है? अब थ्योरी थी क्या, तो पहले समझो। थ्योरी ये है कि बोर ने क्या कहा कि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहा है। यस, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब सवाल ये है कि जो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक था, क्या ड्रॉबैक था कि न्यूक्लियस तो पॉजिटिव चार्ज का है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का है, फिर भी इनके बीच में अट्रैक्शन क्यों नहीं हो रहा, और अट्रैक्शन होते होते ये इस न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं समा रहा, ठीक है। तो उसका रीजन ये था कि बोर ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया उसका, कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, प्रेजेंट है, ठीक है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के पास एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज प्रेजेंट, ठीक है। ये दो टाइप के फोर्स प्रेजेंट है, और अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी ये जो दोनों फोर्स हैं, ये दोनों के दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है। क्या? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, ठीक है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, आपको थोड़ी बहुत फिजिक्स आती ही है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है mv/r², ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है kq1q2/r², ठीक है।
ये हो गया आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सॉरी mv स्क्वायर बाय आर, क्या लिख रहा हूँ मैं, mv स्क्वायर बाय आर। ये होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आई थिंक यहाँ पे बात आपकी क्लियर है, राइट। चलिए नेक्स्ट। अब देखो ये तो हो गई कहानी अपनी कि कौन कौन से फोर्स एक एटम के अंदर लग रहे हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ पे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है टेंजेंशियली, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट है, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्लियर है, ठीक है। यहीं से हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। देखो डेरिवेशन अगर मैं स्टार्ट करूँ तो नए पेज से स्टार्ट करते हैं। देखो कि हम जानते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स, जो भी आप कहना चाहो। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है mv स्क्वायर बाय आर, ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है k q1 q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब mv स्क्वायर बाय आर की जगह तो मैं कुछ नहीं लिखूंगा, लेकिन k, ठीक है, Q1 की जगह क्या लिखूंगा मैं, Q की जगह क्या लिखूंगा, Q की जगह मैं लिखूंगा ZE, ठीक है, और Q2 की जगह E अपॉन आर स्क्वायर। अब ये ZE और E क्या है, ZE और E क्या है, ध्यान से समझो। हम जानते हैं कि सेंटर में कौन प्रेजेंट है, सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस के अंदर चार्ज पार्टिकल कौन सा प्रेजेंट है, चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन प्रेजेंट है, ठीक है। और प्रोटॉन कितने प्रेजेंट है, प्रोटॉन नंबर जो है एटम के नंबर पे डिपेंड करता है। तो एटॉमिक नंबर हमने रिप्रेजेंटेशन में सीखा है कि Z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, और उन Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे चार्ज कितना है, E के बराबर, ठीक है। पॉजिटिव ही तो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यानी कि यहाँ पर वो Z, E का मतलब प्रोटॉन का चार्ज हो गया, E मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, mv स्क्वायर बाय आर बराबर ए ZE स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है, इतनी सी बात, ठीक है। आगे चलें। तो अब हमें डेरिवेशन किसका करना है, हमें रेडियस निकालनी है। तो रेडियस निकालने के लिए हम यहाँ से क्या पुट कर सकते हैं, देखो रेडियस निकालने के लिए मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, ये r से r गया, तो r बराबर क्या हो गया, r बराबर हो गया हमारे पास कि ZE स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर। लेकिन एक चीज और देखो, ये हमारी इक्वेशन 1, और एक इक्वेशन अभी हमारे पास है जो बोर के पोस्टुलेट से हमें मिली थी। बोर के पोस्टुलेट से हमें क्या मिली थी कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो किसके बराबर होता है, NH/2π के बराबर। तो एक इक्वेशन हमें यहाँ से ये वाली यूज करनी है। तो इक्वेशन 1 तो हो गई हमारी ये, और इक्वेशन 2 हो जाएगी, इक्वेशन 2 हो जाएगी कि एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है NH/2π के बराबर, ठीक है। अब इन दो इक्वेशन का यूज करके हमें रेडियस निकालना है। तो रेडियस तो निकला हुआ है, v की वैल्यू पुट करनी है यहाँ से निकाल के। v क्या होगा यहाँ पे, NH/2π, ठीक है, इंटू mr, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं v में पुट करूंगा, पुटिंग इक्वेशन 3 इन, इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। तो देखो क्या बनेगी हमारी इक्वेशन, ध्यान से देखना। के आर को तो हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, के ZE स्क्वायर अपॉन m, ठीक है। और v स्क्वायर की जगह हमें ये पूरी वैल्यू पुट करनी है। तो v स्क्वायर की जगह हमें क्या पुट करना है, ध्यान से देखो, NH अपॉन 2π mr, ठीक है, और स्क्वायर ये पुट करना है। क्लियर है, इतनी सी बात क्लियर। अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं, मैथ्स ही है, मैथ्स तो आती है, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये ऊपर क्या आ जाएगा, के ZE स्क्वायर, ठीक है, के ZE स्क्वायर
इंटू 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन क्या आएगा एम इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक आर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, एक आर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। पॉसिबल तो है नहीं, आर तो एक ही पॉसिबल है, तो आर के साथ क्या होगा, आर के साथ काटाकुटी होगी, ये गया ये कट गया। ठीक है, तो अब यहाँ से आर हमारे पास क्या निकलेगा, ध्यान से देखो, यहाँ से आर हमारे पास क्या निकलेगा, इस आर को इक्वेट पे रखेंगे, बाकी सबको इस साइड ले जाएंगे, तो आर बराबर हो जाएगा मेरे पास, और एक चीज और, यहाँ से एक एम से एक एम भी कट जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, आर मेरे पास क्या आ जाएगा, आर मेरे पास आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास आर की वैल्यू है। ठीक है, अब इनमें से कौन कौन सी चीज वेरिएबल है, तो एन, एन यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे एन क्या है, एन यहाँ पे शेल नंबर है। ठीक है, इसको पहले बॉक्स में बंद कर लेते हैं। ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो एन यहाँ पर क्या है, शेल नंबर, उसके बाद एच क्या है यहाँ पर, एच है यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जेड क्या है, जेड है एटॉमिक नंबर, जिस भी एटम की हम बात कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर। तो एक चीज बताओ कि यहाँ से कौन कौन सी चीज वेरिएबल है, यहाँ से एक तो शेल नंबर वेरिएबल है, कि हम अलग अलग शेल की बात कर सकते हैं, तो एन जो है वेरिएबल है और जेड वेरिएबल है, बाकी के की वैल्यू कांस्टेंट होती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, एच की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट वो भी कांस्टेंट होता है। तो जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको, जो वेरिएबल वैल्यू है उसको अलग लिख लेते हैं, एन स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है, और बाकी जो कांस्टेंट वैल्यू है उनको एक साथ लिख लेते हैं, एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर। तो जब हम इन कांस्टेंट वैल्यूज की वैल्यूज पुट करते हैं, तो जो हमारे पास फॉर्मूला बन के आता है वो आता है 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, तो ये हमारा रेडियस का फॉर्मूला हो गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, आर इक्वल्स टू 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। बात क्लियर है, तो ये हो गई एटॉमिक रेडियस का फॉर्मूला। ठीक है, पर ध्यान रखना ये फॉर्मूला सिर्फ एप्लीकेबल किस पे है, सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज पे। ठीक है, जो बोर के जितने भी फॉर्मूला है, बोर में हम रेडियस का फॉर्मूला देखेंगे, एटॉमिक रेडियस का। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि वेलोसिटी क्या होती है इलेक्ट्रॉन की, उसके बाद दूसरी चीज हम देखेंगे कि एनर्जी क्या है इलेक्ट्रॉन की जिस भी शेल में वो रिवॉल्व कर रहा है। तो ये जो तीनों चीजें हैं, ये इनके जो फॉर्मूला डेराइव होंगे वो केवल और केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे एप्लीकेबल है। बात क्लियर है इतनी सी। ठीक है, चले नेक्स्ट। तो देखो, अब इस फॉर्मूला बेस पे अगर मैं क्वेश्चन करवाऊं आपको, ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास कि कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम एटम। ठीक है, रेडियस का फॉर्मूला क्या था, रेडियस का फॉर्मूला था 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में हमसे रेडियस का रेशियो पूछा है, तो पहले मैं रेडियस ले लेता हूँ हीलियम की, हीलियम प्लस की थर्ड ऑर्बिट में, तो थर्ड ऑर्बिट में क्या हो जाएगा 529, एन की जगह मैं क्या पुट करूंगा, कौन से, एन क्या है, नंबर ऑफ शेल, तो नंबर ऑफ शेल कौन सी हो जाएगी 3 का स्क्वायर अपॉन जेड पे क्या आएगा, हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम, पीरियोडिक टेबल आनी चाहिए। ठीक है, तो 2 हो गया। फिर रेशियो लेना है, तो यहीं पे हम रेशियो ले लेते हैं किसका, भाई यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, हम थर्ड ऑर्बिट का देख रहे थे यहाँ पे, अपॉन में यहाँ पे हम देख लेते हैं रेडियस ऑफ हीलियम प्लस कौन सी ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट। ठीक है, तो वो हो जाएगा 0.529 इंटू फिफ्थ ऑर्बिट है तो 5 का स्क्वायर अपॉन एटॉमिक नंबर 2, क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ध्यान से देखो, यहाँ से 0.529 0.529 गया, ये 2 से ये 2 गया, क्या बचेगा 3 का स्क्वायर
अपॉन 5 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। बात समझ में आई, क्लियर है। बहुत सिंपल से हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूला पढ़ने के लिए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आखिर हम बात किस चीज पे कर रहे हैं। क्लियर है, आई थिंक यहाँ तक आपको ये पॉइंट्स क्लियर हैं, ठीक है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, वेलोसिटी, वेलोसिटी रिस्क, ठीक है। वेलोसिटी के पीछे अच्छा एक क्वेश्चन और दे रखा है, तो पहले वेलोसिटी का डिस्कशन करने से पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट, क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम एटम। अब यहाँ पे शेल नंबर तो चेंज किया ही किया है, लेकिन साथ साथ एटम भी चेंज किया, ध्यान से देखो। तो यानी कि n की वैल्यू चेंज करने के साथ साथ आपको यहाँ पर एटॉमिक नंबर की वैल्यू भी चेंज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपके पास फॉर्मूला क्या प्रेजेंट है, आपके पास फॉर्मूला प्रेजेंट है 0.529 n स्क्वायर बाय z, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 0.529, तरीके से ही करते हैं। इधर देखो, पहले मैं यहाँ पे रेडियस पुट कर देता हूँ हाइड्रोजन की, ठीक है, अपॉन में रेडियस में पुट कर देता हूँ किसकी, लिथियम +2 की। क्या हो जाएगा 0.529 अपॉन 0.529, ठीक है। n स्क्वायर बाय z पुट करना है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रहा है यानी कि 2 का स्क्वायर, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। यहाँ पर मैं क्या पुट करूंगा, थर्ड 3 का स्क्वायर, और एटॉमिक नंबर लिथियम का क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम यानी कि 3। क्लियर है। अब आगे क्या होगा, आगे काटाकुटी होगी, ये गया ये गया, ठीक है। अब उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 अपॉन यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, और ये 3 ऊपर गया, ये 3 से 3 गया, तो रेशियो जो आएगा वो आएगा 4/3। ये क्या है, ये आंसर है। क्लियर है, इतनी सी बात, ठीक है। तो सिंपल से क्वेश्चन है, क्वेश्चन में इतनी कोई खास दिक्कत आएगी नहीं अगर आपका थ्योरी और आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वेलोसिटी भी जैसे रेडियस हमने डिराइव किया था, वैसे ही वेलोसिटी डिराइव होगी। आपको कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। सबसे पहले तो क्या क्या इक्वेशन थी हमारे पास, जो हमारे पास रेडियस के लिए इक्वेशंस थी ना, उन्हीं इक्वेशंस को हम यूज करेंगे, कोई अलग इक्वेशंस नहीं लेने वाले, ठीक है। तो देखो, इक्वेशन थी एक तो हमारे पास के एंगुलर मोमेंटम जो है वो बराबर होता है nh/2π के बराबर, इक्वेशन तो यही थी, ठीक है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास थी कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है mv²/r, ये किसके बराबर होता है, ये होता है कि ze² अपॉन r² के बराबर, ठीक है। ये दो इक्वेशन थी, और इन्हीं दो इक्वेशन को यूज करते हुए जैसे हमने रेडियस निकाला था, वैसे अब हम वेलोसिटी निकालेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो इधर देखो, सबसे पहले मुझे क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन को यूज करके मुझे वेलोसिटी को एक साइड लेकर आना है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर सेकंड में से क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर सेकंड में से ये रेडियस और रेडियस गायब हो गया, तो सेकंड इक्वेशन से, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से ध्यान से देखो क्या बनेगा, kze² अपॉन mv², ठीक है। या एक काम करते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, कि मैं वेलोसिटी को इसी कोने में रखूं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, देखो v² बराबर हो जाएगा kze² अपॉन mr, ठीक है। और आप चाहो तो r की वैल्यू डायरेक्ट यहीं डाल दो। इससे पहले जो r हमने डिराइव किया था, r हमने क्या डिराइव किया था, r हमने डिराइव किया था n² अपॉन 4π² mkze², ठीक है। देख लो एक बार, यही हमने डिराइव किया था, n² अपॉन 4π² mkze², ये रहा n² 4π² mkze², ठीक है। यही डिराइव किया था। तो डायरेक्ट इतना करने के बजाय हम डायरेक्ट रेडियस को यहां से, इसको सीधा यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान से देखो। तो v का फॉर्मूला बन जाएगा kze²,
अपॉन m, ठीक है, m n स्क्वायर h स्क्वायर, फिर 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर, ठीक है, ये बनेगा। अब इससे हमें वेलोसिटी डिराइव करनी है, तो ध्यान से देखो क्या क्या बनेगा। तो पहले जो सेम सेम है उसको काट दो, फिर उसके बाद देखो क्या बनेगा, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा k स्क्वायर z स्क्वायर, ठीक है, e की पावर 4 इंटू 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया हमारा v स्क्वायर। क्लियर है? तो v क्या हो जाएगा, तो v के लिए हमें यहाँ पे अंडर रूट करना पड़ेगा, और अंडर रूट करोगे तो k स्क्वायर z स्क्वायर e स्क्वायर 4, और 4 को मैं आगे लिख लेता हूँ, और पाई का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर और h का स्क्वायर। जब मैं यहाँ अंडर रूट लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 2k, या ऐसा लिखते हैं 2k पाई z e का स्क्वायर अपॉन एन एच, ठीक है, ये आ गया v, ये आ गया अपना v। अब इसमें वेरिएबल क्या क्या है, इसमें आप ध्यान से देखिए, वेरिएबल है एक तो शेल नंबर जो कि ये रहा, और एटॉमिक नंबर जो कि ये रहा। तो जो वेरिएबल है जिसको हम बार बार चेंज कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर अलग अलग एटम के लिए बात कर सकते हैं, अलग अलग शेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज क्या होगी, ध्यान से देखिए, तो z और n को मैंने अलग लिख दिया, जो कांस्टेंट चीज है उनको एक साथ लिख लेते हैं। 2 कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, e का स्क्वायर कांस्टेंट है, और अपॉन h कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जब हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो जो हमें आंसर मिलेगा वो आंसर क्या मिलेगा, वो आंसर मिलेगा हमें 2.188 इंटू क्या मिलेगा, 2.188 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है, z बाय n मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये पॉइंट मिलेगा। ये हो गया आपका फॉर्मूला। क्लियर है? ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इससे पहले जो 0.529 n स्क्वायर बाय z स्क्वायर हमने देखा था एंगस्ट्रॉम में, वो किसका फॉर्मूला हो गया, वो आपका रेडियस का फॉर्मूला हो गया, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब एनर्जी देखते हैं। ठीक है, दो फॉर्मूला डिस्कवर हो चुके हैं, डिराइव हो चुके हैं। डिस्कवर तो बहुत पहले हो चुके हैं, बोर ही करके लिया था हमने, तो डिराइव किए। तो कौन कौन से किए, एक तो रेडियस का किया, एक वेलोसिटी का किया। अब हम तीसरा फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं जो है एनर्जी। अब एनर्जी क्या होती है, एनर्जी आप अच्छे से जानते हो एनर्जी क्या होती है। तो एनर्जी जो है, दो टाइप की एनर्जी हम जनरली बात करते हैं, एक तो पोटेंशियल एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी जो है वो बेसिकली सम है किसका, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इन दो को लेकर हमें बात करनी है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की। तो बाय बेसिकली एनर्जी जो है वो सम किसका है, एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हम अच्छे से जानते हैं, तो एनर्जी इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी तो होती है k q1 q2 बाय r, ठीक है, प्लस पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, हाफ mv स्क्वायर। अब चार्ज क्या प्रेजेंट है, चार्ज तो यहाँ पे k z e और साथ में माइनस e प्रेजेंट है, ठीक है, और अपॉन में r और हाफ mv स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर सारा फंडा जो है ये हाफ mv स्क्वायर का है, जो आपको ध्यान रखना है। इसको मैं यहाँ साइड में कर रहा हूँ। अब देखो, हाफ mv स्क्वायर। अब हमारे पास पोस्टुलेट क्या है, हमारे पास पोस्टुलेट है mvr बराबर होता है nh, सॉरी, हमारे पास पोस्टुलेट है mv स्क्वायर बाय r बराबर है
के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो पहली चीज तो यहाँ से आर गया तो यहाँ पे आ गया एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे हाफ एम वी स्क्वायर चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पर हाफ से मल्टीप्लाई करूं तो हाफ से मल्टीप्लाई मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली हो क्या गई, काइनेटिक एनर्जी बेसिकली हो गई हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो गई। और ये जो है ये अपन पिछले वाले इक्वेशन से भोर के जो दो इक्वेशन थी इंपॉर्टेंट वहां से हम लेकर आए हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यानी कि मैं यहाँ पर क्या पुट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर ये पुट कर सकता हूँ कि हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो अगर मैं इसको सही ढंग से लिख लूँ तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि हाफ के जेड ई स्क्वायर, सॉरी एक काम करते हैं इसको ऐसे लिखते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो ध्यान से देखो यहाँ से क्या आएगा, ये 1 यूनिट है और ये हाफ यूनिट है, तो 1 यूनिट से हाफ यूनिट जाएगी तो हाफ यूनिट बचेगी। यहाँ पे जो टोटल एनर्जी आएगी वो माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर आ रहा है। ये हो गई आपकी एनर्जी। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करो अच्छे से, ठीक है, एक चीज यहाँ पे अच्छे से नोटिस करो, एनर्जी ये जो है ये आपकी टोटल एनर्जी है। ये क्या है, टोटल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी आपकी ये रही, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी। क्या टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर दिख रही है आपको? यस, हाफ के जेड स्क्वायर बाय आर, हाफ के जेड स्क्वायर बाय आर, बस साइन का डिफरेंस है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। तो यानी कि टोटल एनर्जी बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी के, लेकिन साइन जो है इनवर्स होता है। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो टोटल एनर्जी जो है बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी के, लेकिन इन रिवर्स साइन। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरी चीज ध्यान से देखो कि जो काइनेटिक एनर्जी है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के जस्ट डबल है। ठीक है, लेकिन साइन भी रिवर्स है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डबल है काइनेटिक एनर्जी के, लेकिन रिवर्स ऑफ साइन, इसके रिवर्स ऑफ साइन के। फिर से देखो एक बार, फिर से देखो, ये देखो माइनस के जेड स्क्वायर बाय आर और यहाँ पे क्या है हाफ के जेड स्क्वायर बाय आर। तो ये वाला जो पार्ट है ये तो हमारा क्या है काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जस्ट डबल है काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है, और साइन भी रिवर्स में। तो आई थिंक ये सेकंड इक्वेशन भी आपको समझ में आ चुकी है। अब थर्ड इक्वेशन देखो, एक और इक्वेशन, ये पोटेंशियल एनर्जी और ये टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी की भी डबल होगी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी अगर बराबर है तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी की भी डबल होगी। लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डबल है टोटल एनर्जी के, ठीक है, डायरेक्ट बराबर, नो साइन इनवर्जन। आई बात समझ में, ये पॉइंट क्लियर है? तो ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं बिना किसी गलती के। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखो, ये डेरिवेशन अभी पूरा नहीं हुआ, यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बताना चाह रहा था जो जरूरी था। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं, आगे इसको डेराइव करते हैं, आगे क्या होगा। तो ध्यान से देखो, अब ये तो आ चुका हाफ के जेड स्क्वायर बाय आर। अब आर की वैल्यू हमें पता है, आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू एन स्क्वायर एस स्क्वायर बाय 4 पाई एम के जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी की जगह आपको वो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, क्या हो जाएगी हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा आर की जगह एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है?
ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर वेरिएबल एक तो n की वैल्यू चेंज हो सकती है और z की वैल्यू चेंज हो सकती है, और z यहाँ पे दो दो प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो z अगर दो दो प्रेजेंट है तो हमें फिर सॉल्व आउट करना पड़ेगा, सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो टोटल एनर्जी क्या आएगी, देखो टोटल एनर्जी क्या आएगी, टोटल एनर्जी आ जाएगी माइनस हाफ ए जेड स्क्वायर ए की पावर क्यूब 4 पाई स्क्वायर एम के, यानी कि के बी स्क्वायर में है, के बी स्क्वायर हो गया अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा तरीके से लिख लेते हैं हम। ठीक है, थोड़ी सी इज्जत दे देते हैं। तो ये 2 से ये 2 गया, यहाँ 2 बचा, तो सबसे पहले 2, फिर पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ए की पावर क्यूब, ठीक है, अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, अब वेरिएबल कौन कौन प्रेजेंट है, अब वेरिएबल है यहाँ पर एक तो n और एक z। ठीक है, तो देखो क्या होगा यहाँ पे, टोटल एनर्जी बराबर जो वेरिएबल है उनको अलग लिख लेते हैं, जेड स्क्वायर अलग एन स्क्वायर अलग, बाकी जो चीज़ें हैं उनको एक साथ लिख लो। कौन कौन है, 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर क्यूब अपॉन एच का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, इन कांस्टेंट वैल्यूज की जब हम वैल्यूज पुट करते हैं, ये वाले पार्ट ये कांस्टेंट है, सबकी कांस्टेंट वैल्यू है, तो जब इनकी हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है टोटल एनर्जी बराबर -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम। क्या बनता है, -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम। बात इतनी क्लियर है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, और एक और फॉर्मूला होता है तो मैं उसको अगले पेज में लिख लेता हूं, आप देख लेना कि ये इसी का पार्ट है। ठीक है, क्या क्या है, तो ध्यान से देखो, एक तो है टोटल एनर्जी बराबर -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम। ठीक है, ये वही फॉर्मूला है जो हमने पीछे लिखा है। बात क्लियर है। और एक और, अगर जूल जूल में बात करूं तो जूल में इसका फॉर्मूला क्या होता है, जूल में इसका फॉर्मूला हो जाता है -2.18 इंटू 10 की पावर -18। ठीक है, जूल में क्या हो जाएगा, 2.18 इंटू इंटू 10 की पावर -18। ठीक है, जूल पर एटम। अच्छा, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर भी लिखना है। ठीक है, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल पर एटम, जेड स्क्वायर जूल पर एटम। तो ये हो गया आपका जूल में। क्लियर है, तो ये हो गया आपके एनर्जी का रेडियस का डेरिवेशन, एनर्जी का डेरिवेशन, वेलोसिटी का डेरिवेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बोर एटॉमिक मॉडल कंप्लीट होता है। अब कुछ क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करते हैं हम इससे रिलेटेड। ठीक है, और क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन की हमें बात करनी है वो है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ठीक है, तो आपने पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ी है आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन आइसोलेटेड एटम, यानी कि एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में से जब हमें इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन isolated
गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम में से एनर्जी को निकालने के लिए, सॉरी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर N1 क्या हो जाएगा आपका 1, ठीक है, और N2 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी कि आपको फर्स्ट शेल से इलेक्ट्रॉन कहाँ निकालना है, सीधा बाहर एटम के बाहर, यानी कि इनफाइनाइट नंबर वाली शेल में भेजना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, उसके बाद एक और डेफिनेशन होती है, वो क्या है, ध्यान से देखो। सेकंड है सेपरेशन एनर्जी। ठीक है, सेपरेशन एनर्जी क्या है? तो सेपरेशन एनर्जी ऐसी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए चाहिए। कहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है हमें? इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए चाहिए फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट, यानी कि किसी भी एक्साइटेड स्टेट से, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, किसी भी से। ठीक है, यानी कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to an electron from excited state of an isolated gaseous atom। ठीक है, किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम में से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालना कौन सी शेल में से, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में से निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, N1 की वैल्यू हो जाएगी 2, 3, 4, 5। ठीक है, और कहाँ तक निकालनी है, इनफाइनाइट तक निकालनी है, यानी कि एटम के ही बाहर पे पहुंचा देना है। ठीक है, तो ये दो टाइप की एनर्जी है जो हमें पता होनी चाहिए, कौन कौन सी, आयनाइजेशन एनर्जी और एक्साइटेशन एनर्जी। बात क्लियर है? अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, तो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं पहले। कुछ क्वेश्चन है सामने स्क्रीन पे, आंसर हम करेंगे। तो देखो सॉल्यूशन, कैलकुलेट द, क्वेश्चन क्या है पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस 2 आयन फॉर द सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो यानी कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है, और एनर्जी का फॉर्मूला हमें आता है, एनर्जी का फॉर्मूला था -13.6 Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूला को हम पुट करते हैं, ये ई को थोड़ा सा सुधार लेते हैं हम। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो -13.6। अब Z की जगह हमें क्या पुट करना है, एटम कौन सा दे रखा है हमें, लिथियम दे रखा है, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 3, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो 3 का स्क्वायर अपॉन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, देखो जब एक्साइटेड वर्ड यूज कर रहा है ना, यानी कि जो भी नंबर की वो शेल उसने लिखी हुई है, नंबर जो भी लिखा हुआ है उससे वो एक ऊपर वाले की बात कर रहा है, यानी कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट लिखा हुआ है, इसका मतलब वो कौन सी स्टेट की बात कर रहा होगा, वो थर्ड स्टेट की बात कर रहा होगा, यानी कि थर्ड नंबर की शेल की बात कर रहा होगा। तो यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर गया, तो एनर्जी आ जाएगी हमारे पास, एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम के बराबर। क्लियर, ये आपका आंसर। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, कोई दिक्कत आने वाली जैसी कोई बात थी नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो देखो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एनर्जी एनर्जी कैलकुलेट करनी है, यानी कि फॉर्मूला हमें क्या लगाना है, यही -13.6 Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम। ठीक है, तो देखो अब मुझे रेशियो देखना है फर्स्ट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट, यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी हो जाएगी, सेकंड, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट कौन सी हो जाएगी, थर्ड। ठीक है, यानी कि सेकंड शेल और थर्ड शेल की एनर्जी के बारे में ये बात कर रहा है। तो देखो अगर मैं यहाँ पर ई
2 लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं E3 लिख देता हूँ, ठीक है। E2 और E3 का रेशियो मुझे देखना है, तो फॉर्मूला में पुट करते हैं -13.6। Z की जगह मैं क्या पुट करूंगा, किसकी एनर्जी देखनी है, हीलियम की, ठीक है। हीलियम कौन सा एटम होता है, सेकंड नंबर का एटम है, तो 2 का स्क्वायर, और वैसे भी रेशियो में कट जाना है बेचारे को। चलो फिर यहाँ पर देख रहे हैं हम 2 का स्क्वायर, क्योंकि सेकंड शेल की देखनी है, अपॉन में -13.6 इनटू, अब यहाँ पे Z की जगह हीलियम की ही देख रहे हैं तो 2 का स्क्वायर आएगा सेम, और शेल कौन सी देखनी है, थर्ड, तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या क्या कट गया, यहाँ से एक तो आपका 13.6 गया, एक आपका 2 का स्क्वायर गया, ठीक है। तो बचा क्या, बचेगा क्या, ये 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 9/4। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है, तो आई थिंक क्वेश्चंस आपके लिए क्लियर था, इतना सा काफी, ठीक है। तो ये हो गया बोर एटॉमिक मॉडल की बातें, ठीक है। अभी इसमें एप्लीकेशन बाकी है, अगले लेक्चर में हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो और कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे हों, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हों, तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों में शेयर भी करें। उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से बिल्डअप हो रहे हों, तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि अगर सेकंड लेक्चर जब भी आने वाला होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। और हमारी वेबसाइट पर acadexcel.com पे आपको नीट एनोटेशन पीडीएफ मिल जाएगी, नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी, चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, काफ़ी सारे चैप्टर वाइज, ठीक है। लेक्चर वाइज असाइनमेंट मिलेंगे, जैसे इस लेक्चर के असाइनमेंट, सेकंड लेक्चर के असाइनमेंट, थर्ड लेक्चर के असाइनमेंट, वे असाइनमेंट मिल जाएंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके रेगुलर माइनर टेस्ट होंगे, मेजर टेस्ट होंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर वीडियो के आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, जो भी लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके सॉल्यूशंस मिलेंगे। बात समझ में आ रही है, तो ये आपको सब अवेलेबल है एकेडेक्सल के वेबसाइट पे, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।